एक बात मैं आपको जरूर बोलूंगा कि लॉरेंस कैसे इस सारी चीजों में आगे बढ़ता रहा। एक कंबाइंड दिमाग चल रहे हैं, इट इज नॉट सिंगल मैन। लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग का नाम इन दिनों सुर्खियों में है। लॉरेंस बिश्नोई की तुलना दाऊद इब्राहिम से की जाने लगी है। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि छात्र राजनीति के दौरान जुर्म की दुनिया में कदम रखने वाला लॉरेंस बिश्नोई किस तरीके से जुर्म में इतनी सीढ़ियां चढ़ गया कि वो एक बड़ा गैंगस्टर बन गया। हमारे साथ आज वो शख्स मौजूद हैं जिन्होंने लॉरेंस बिश्नोई को सबसे पहले गिरफ्तार किया और ये गैंग किस तरीके से जुर्म की दुनिया में आगे बढ़ता गया उस पर बारीकी से नजर रखी और समय समय पर बाकायदा लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग के खिलाफ इनकी तरफ से कार्रवाई की गई। हमारे साथ इस वक्त अमनजोत जी मौजूद हैं, पूर्व चंडीगढ़ पुलिस के अधिकारी हैं। इन्होंने लॉरेंस बिश्नोई को सबसे पहले पकड़ा था और एक्सक्लूसिव बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल सर आपसे, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई को सबसे पहले आपने ही गिरफ्तार किया, कैसे ये छोटे मोटे अपराध करने वाला लॉरेंस बिश्नोई जुर्म की दुनिया में इतना आगे बढ़ गया कि उसकी तुलना दाऊद इब्राहिम से की जाने लगी? उसकी तुलना दाऊद इब्राहिम से की जा रही है, ये मैं कहूँगा कि सही बात नहीं है। उसने जो क्राइम हमारे चंडीगढ़ में किए या जितने हमारी नॉलेज में आए वो किए, वो दाऊद इब्राहिम के साथ तुलना के काबिल नहीं है। दाऊद इब्राहिम ने तो बम ब्लास्ट किए और निर्दोष लोगों को मारा। मैं ये नहीं कह रहा कि लॉरेंस ने भी निर्दोष लोगों को नहीं मारा या लोगों को नहीं मारा। लोगों को मारना इटसेल्फ इज अ क्राइम और वो इलीगल एक्टिविटी में आता है, लेकिन दाऊद से उसकी तुलना करना गलत है। दाऊद ने देश के खिलाफ बम ब्लास्ट किए, निर्दोष लोगों को मारा, वो उसके साथ तुलना करना बिल्कुल ही वाजिब नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको जरूर बोलूंगा कि लॉरेंस कैसे इस सारी चीजों में आगे बढ़ता रहा, वो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन जो भी होती रही है, जो सीढ़ियां वो चढ़ता रहा है, वो जो छोटे क्राइम करता था, जेल में जाता था, 10-15 दिन लगाए, वहां पे जेल में बड़े लोग, बड़े क्रिमिनल जो उससे काफी उम्र में भी बड़े थे, तजर्बे में भी बड़े थे, रुतबे में भी बड़े थे, उनको मिलता रहा, उनकी शरण में आता रहा, उसकी ग्रूमिंग होती रही। वो आहिस्ता 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 कानून को समझ गया, क्राइम को समझ गया, क्राइम वर्ल्ड को समझ गया और वो ऐसे आगे बढ़ता रहा। सर, आपने लॉरेंस को सबसे पहले कौन से साल में गिरफ्तार किया था और क्या उसने अपराध किया था? 2010-11 की बात है। उसने पहला अपराध ये किया था कि उसका बहुत ही करीबी सुप्पू पार्टी का प्रेसिडेंट विक्की मिद्धू खेड़ा एक उदय वड़िंग नाम के लड़के के झगड़े के कारण हमारी कस्टडी में अरेस्ट हुआ था और उसका बदला लेने के कारण उन्होंने उदय वड़िंग सेक्टर 11 चंडीगढ़ में के घर के बाहर खड़े व्हीकल्स को आग लगा दी थी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की अगर हम बात करें तो लॉरेंस बिश्नोई का कौन ऐसा शख्स था जिसने उसे अपराध की दुनिया में आगे तक बढ़ाया और कहीं ना कहीं जो गैंग उसने बनाया उसमें उसकी मदद की? ये एक बंदे का नाम लेना यहाँ वाजिब नहीं होगा, इसके पीछे कई लोगों को हाथ है। इनिशियल स्टेज पे उसको जो क्राइम की दुनिया में आगे बढ़ाने में मदद की वो जसविंदर सिंह रॉकी ने की। बाद में जसविंदर सिंह रॉकी ने कुछ और यूपी के जो नामी गैंगस्टर्स थे उनके साथ जोड़ दिया और वो फिर राजस्थान के कुछ गैंगस्टर्स थे जो जिसकी अब मौत हो चुकी है, आनंद, उसमें आ गए और फिर ये आगे 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 बढ़ता रहा। यानी रॉकी वो शख्स था जिसे कहा जा सकता है कि लॉरेंस बिश्नोई का वो गुरु था और यूपी में एंट्री उसी ने दिलाई। ये बिल्कुल सच बात है कि इनिशियली रॉकी के कहने पे वो चलता रहा, रॉकी के समझाने के हिसाब से चलता रहा और उसकी एंट्री यूपी में रॉकी ने ही कराई। वो कुछ बाहुबलियों के भी कांटेक्ट में आया था लॉरेंस बिश्नोई और जिसकी बिल्कुल वो बाहुबलियों के कांटेक्ट में आया था। खुद बाहुबली है, बाहुबलियों के कांटेक्ट में क्या आना है। जो मसल मैन जो यहाँ काम कर रहे थे, बस इतना ही फर्क था
कि जसविंदर सिंह रॉकी भी बाहुबली कह सकते हैं, गुंडे को बाहुबली कहते हैं, और क्या बाहुबली, बाहुबली इज नॉट द राइट वर्ड फॉर देम। वो एक गुंडे होते हैं और गुंडा ही है। रॉकी एक गुंडा था और बाकी जो ये यूपी के हैं ये सब गुंडा ही करते हैं, और अपना नेम फेम के लिए ये जो इनोसेंट लोग हैं अपने ग्रुप में शामिल करके उनको यूज करते हैं। अच्छा सर, अगर बात की जाए लॉरेंस बिश्नोई की, तो पंजाब की जेलों में वो रहा और जेलों में आज भी वो साबरमती जेल में मौजूद है, लेकिन जेल से ही वो लगातार अपराध कर रहा है, उसके इशारे पर तमाम तरीके की वारदातें हो रही हैं। तो जेल में उसने अपना नेटवर्क कैसे फैलाया, किस तरीके से फैलाया? जेल में जब आप रहते हो, जैसे वो रह रहा है 8 साल से वो कॉन्टिन्यूसली जेल में ही है, और इस दौरान उसने प्रोडक्शन फ्रंट में ऑलमोस्ट इंडिया की सारी जेलें देख ली हैं, पंजाब की, चंडीगढ़ की, हरियाणा की, दिल्ली की, राजस्थान की, अब वो गुजरात में। तो क्या होता है, जब आप इतने साल एक जेल में रहते हो तो आपके जेल में रोज नए साथी मिलते हैं। कुछ लोग शॉर्ट टर्म के लिए जेल में आते हैं, 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 4 महीने के लिए। तो वो उनको भी, जैसे आप लोगों को क्यूरियोसिटी है कि लोगों को बताएं कि लॉरेंस बिश्नोई क्या है, तो उन लोगों को भी उसको फिजिकल मिलने की क्यूरियोसिटी होती है। वो मिलते हैं, वो उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उसके रुतबे से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उसके ऑरा से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, वो फिर अपना कांटेक्ट उनसे बना के रखते हैं। अब 8 साल में करीब करीब 80,000 लोग जेलों में आए गए होंगे। 80,000 में से 8,000 मान के चलिए उसके कांटेक्ट में कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से रहे होंगे, और जो वो 8,000 लोग बाहर गए होंगे तो उनके अलग से अपने कितने कांटेक्ट होंगे, इस तरह उसका नेटवर्क बनता रहा है। अच्छा सर, बात किया जाए इस गैंग की, नए नए युवाओं को ये भर्ती करते हैं, सोशल मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, और कहीं ना कहीं युवा जो है, जो इनोसेंट है, जो खास तौर पर अभी नाबालिग, कई सारे नाबालिग भी इस गैंग में शामिल हुए, उसके लिए इनकी क्या स्ट्रेटेजी, किस तरीके से ये करते हैं? नाबालिग को अपने गैंग में शामिल करना और उनसे बड़ा अपराध करा देना, ये बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी मानी जाती है, क्योंकि नाबालिग को आपको जुवेनाइल ट्रीट करना पड़ता है और आप उसको जेल में नहीं, जुवेनाइल होम में रखोगे और 3 साल से ज्यादा सजा नहीं दे पाओगे। ये उनको पता है कि इससे कुछ भी करा लो, और जुवेनाइल का इतना जो दिमाग है, बच्चों का दिमाग इतना मैच्योर नहीं होता कि, बट वो इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी हो जाते हैं। उनको लगता है कि हम ही हैं जो दुनिया चला रहे हैं और कभी पकड़े नहीं जाएंगे। इस हिसाब से वो क्राइम की दुनिया में आ जाते हैं, नेम फेम और पैसे के कारण। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नशेड़ी हैं, नशा कर रहे हैं, इनकी नशे की पूर्ति इनके थ्रू हो जाती है, इसलिए वो इस क्राइम में जुड़ जाते हैं। सर, आपने जैसा बताया कि रॉकी उसका गुरु था लॉरेंस का, तो रॉकी, जैसे ही रॉकी की डेथ हुई उसके बाद लॉरेंस बढ़ता गया। इस वक्त इस गैंग के पीछे, क्योंकि लॉरेंस साबरमती जेल में, हालांकि उसी के इशारे पर वारदातें कराई जाती हैं, लेकिन कौन ऐसा शख्स है जो इस गैंग का, जिसको कहा जा सकता है कि उसके दिमाग से पूरा गैंग चल रहा है? दिमाग लॉरेंस का भी है, दिमाग अनमोल का भी है, दिमाग गोल्डी ब्राड का भी है। एक कंबाइंड दिमाग चल रहे हैं। इट इज नॉट सिंगल मैन। कोई बंदा किस तरह की सलाह दे देता है और वो सलाह कितनी कामयाब रह जाती है, ये डिपेंड करता है। जैसे सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में भी सारी प्लानिंग चाहे लॉरेंस की रही, लेकिन उसको प्योरली एग्जीक्यूशन गोल्डी ब्राड ने किया, क्योंकि उसके पास उस टाइम इतना ज्यादा नहीं था टाइम और इतना ज्यादा टेलीफोन का कांटेक्ट नहीं था कि वो एक एक बंदे को फोन करे। वो सारी एग्जीक्यूशन प्लानिंग जो गोल्डी और लॉरेंस की हुई थी, उसकी एग्जीक्यूशन गोल्डी ब्राड ने की। यानी गोल्डी और अनमोल, एक नाम और आता है रोहित गोदारा, ये तीनों एक तरीके से कहा जा सकता है कि विदेश में बैठ के इस गैंग को पूरी तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तीनों इनके मेन अब आदमी हैं और जो बाहर हैं, और उनको कोई खौफ नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि इंडियन पुलिस का शिकंजा वहां तक नहीं पहुंच सकता और दे आर सेफ, लिविंग इन सेफ हेवन। सो दिस इज द रीजन दे आर इन्वॉल्व्ड। फंडिंग की बात किया जाए तो इस गैंग की फंडिंग कैसे होती है, उसके साथ साथ सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जो हथियार आते हैं वो कहां से आते हैं? हथियार जो इनिशियल स्टेज पे इनके पास हथियार आ रहे थे, जब ये बुड़ैल जेल में गया तो वहां इसको रंजीत सिंह डुपला नाम का एक
क्रिमिनल मिला था जो कि इलीगल वेपन की स्मगलिंग में ही अरेस्ट किया था हमने और उसको जेल में भेजा था, वो इसके टच में जेल में आ गया और वही वो शख्स था जिसने इसको जसविंदर सिंह रॉकी से मिलाया था। इनिशियल स्टेज पे ये सारे हथियार रणजीत सिंह डुपला से लेते रहे और वो रणजीत सिंह डुपला अब यहाँ से भगौड़ा हो चुका है और यूएसए में पहुंच चुका है। इनिशियली ये वहां से लेते रहे, लेकिन अब जब इनका गैंग इतना बड़ा हो गया है, बहुत ज्यादा वेपन्स की जरूरत पड़ती है। कुछ वेपन इनको क्रॉस बॉर्डर आते हैं, कुछ वेपन इनको एमपी और यूपी के सितलीघर हैं, सितलीघर जो वेपन बनाने का काम करते हैं, मुंगेर से भी ये लाते रहे हैं और वहां से आते हैं। ज्यादातर ये गैंग जिगाना पिस्टल इस टाइप के हथियार, ये जिगाना पिस्टल जो होते हैं ये एक्चुअल में जिगाना टर्की का ब्रांड है, वहां का पिस्टल नहीं है। ये लुक लाइक जिगाना बना लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही परफॉर्म करता है। और वो जिसको हम दरा कहते हैं, जो पाकिस्तान में एक जगह है दरा खैबर, वहां ये हथियार बनते हैं। उसको ये वहां से स्मगल होके या मुंगेर से या यूपी से या एमपी से ये जो हमारे सितलीघर है कम्युनिटी, वो बना के दे देती है। एक स्ट्रेटेजी देखने को मिली इस गैंग की कि उसके बाद लॉरेंस ने अपने कई एसोसिएट्स को अपने साथ जोड़ दिया, चाहे काला जठेड़ी की बात किया जाए या कई ऐसे गैंग हैं जो इस वक्त एसोसिएट के तौर पर काम कर रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई के लिए। इनको काला जठेड़ी जो लोग हैं हरियाणा के, उनको जोड़ा था संपत नेहरा ने इनसे। संपत नेहरा और लॉरेंस बिश्नोई इकट्ठे एथलेटिक्स की प्रैक्टिस किया करते थे पंजाब यूनिवर्सिटी और एथलेटिक स्टेडियम चंडीगढ़ में। वहां से इनका आपस में एसोसिएशन हुआ था। पर जब ये क्लोज हो गए, जब ये एक जेल में रहे, एक मुकदमे में रहे, इकट्ठे रहे, तो संपत नेहरा ने इसको काला जठेड़ी से जोड़ दिया। अच्छा सर, एक सवाल है, लोग लॉरेंस के बारे में कहते हैं कि नवरात्र में वो मौन व्रत रहता है, तो जब आपने उसको पकड़ा था कुछ इस टाइप की चीजें थी, व्रत रहना, खाना न खाना? नहीं, हमारी कस्टडी में कहीं भी व्रत वाली बात नहीं आई। हाँ, वो फल और दूध ज्यादा प्रेफर करता था, वो अन्न से कस्टडी में नहीं खाता था। एक सवाल उठने लगा सर कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग क्या जिस तरीके से वो आतंक का पर्याय बन चुका है, तो आखिरकार इस गैंग के खात्मे के लिए, या यूं कहा जाए कि क्यों नहीं एनकाउंटर किया जाता? कई लोग एनकाउंटर को लेकर भी कहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर कर देना चाहिए। ये एक्सपेक्टेशन जो लोग रखते हैं और पुलिस से रखते हैं कि पुलिस एनकाउंटर कर दे, तो पुलिस और फिर क्रिमिनल में फर्क क्या रह जाएगा? अगर पुलिस ही लोगों को मारने लग जाएगी, फेक एनकाउंटर करने लग जाएगी, तो फिर फर्क क्या रह गया? तो और कौन पुलिस वाला जेल जाना चाहेगा? अगर हम किसी भी व्यक्ति को मार दें, हम लॉरेंस को मार दें, तो ये एक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का काम होता है। किसी बंदे ने अगर कोई क्राइम किया, उसको पकड़ो, उसका चालान दो, उसकी कार्रवाई करो और उसको जेल में भेज दो। बाकी सारा कुछ डिपेंड होता है कोर्ट पे, एविडेंसेस पे, विटनेसेस पे। अगर ये सारी चीज की एक्सपेक्टेशन लोग पुलिस से रखते हैं कि पुलिस एनकाउंटर क्यों नहीं कर रही, तो वही लोग कोर्ट से, ये न्यायपालिका से ये एक्सपेक्टेशन क्यों नहीं रखते, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से ये एक्सपेक्टेशन क्यों नहीं रखते कि वो सुमोटो लेके इसको फांसी की सजा दे दे? पुलिस से ये एक्सपेक्टेशन रखना बिल्कुल ही गलत है कि पुलिस वाला क्यों ऐसा इलीगल काम करेगा जिसके कारण उसको बाद में जेल जाना पड़े। लोगों का यह भी कहना है कि जेलों में किस तरीके से ऐसी साठगांठ है कि वो फोन से बात कर रहा है, फोन से निर्देश दे रहा है। ये जो फोन से निर्देश देने वाली बात है, इसका सिंपल फॉर्मूला ये है कि जेल में फोन जाता कैसे है। जेल में फोन जाने के 3-4 रीजन मेन होते हैं। एक तो फेंके से, लोग बाहर से बाउंड्री वॉल से अंदर फोन फेंक देते हैं, जिनसे इनको फोन चले जाता है। नंबर 2, फोन चले जाता है जी, कोई ना कोई बंदा अपने गुप्त अंग में छुपा के फोन ले जाता है, जो चेकिंग के दौरान पकड़ा नहीं गया। तो एक बार जब फोन जेल में चले गया, तो फिर उसको एक नहीं, ऑलमोस्ट जेल के जितने लोग रसूखदार है वो सारे यूज करते हैं। तीसरा जो मेन देखने में आया है कि कुछ ब्लैक शीप्स भी होती हैं डिपार्टमेंट में, जो कि पैसे के लिए, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए ये फोन प्रोवाइड कर देते हैं, जिनके साथ इनका कम्युनिकेशन होता रहता है।